तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट के स्पेशल एडिशन ई संचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। खबर फास्ट लगातार अपने ई संचार के जरिए ऐसे लोगों से संवाद कर रहा है जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी अपने दायित्वों को समझा और उनका निर्वहन किया। संगठनात्मक तौर पर, संस्थात्मक तौर पर कोविड के खिलाफ लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस महामारी ने हर एक सेक्टर को काफी ज्यादा प्रभावित किया। हर एक क्षेत्र, चाहे शिक्षा की बात हो, व्यवसाय की बात हो, रोजगार की बात हो, सभी के सामने चुनौतियां सामने थी और मौजूदा समय में भी ये चैलेंजेस हैं। इन्हीं चुनौतियों पर बात हम करेंगे। संगठनात्मक तौर पर कोविड के समय जो आम लोगों के हित में फैसले लिए गए, उनसे आम लोगों को कितनी राहत मिली, और अब जब व्यवस्थाएं पटरी पर लौटती दिख रही हैं तो अब सरकार को तमाम सेक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। आज बात डॉक्टर्स की, जिन्होंने तमाम चुनौतियों के सामने हार नहीं मानी और आम जनता के लिए काम कोरोना वॉरियर के तौर पर किया। हमारे साथ सोनीपत के सक्सेना मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ऑनर एंड डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या सक्सेना जुड़ गई हैं। डॉक्टर दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यह है, कोरोना की इस महामारी में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव हमने देखी। सेकंड वेव में जो नुकसान पूरे देश भर में हुआ उससे हम सब वाकिफ हैं। चैलेंजेस जो थे वो भी सबके सामने। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए, एक तरफ सरकारी महकमा था, उनके अपने चैलेंजेस थे, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो कितने मुश्किल चैलेंजेस देखे और उनसे कैसे निपटा गया? बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने कोरोना काल में। पूरे इस महामारी के दौरान पहली वेव में अलग तरीके के चैलेंज थे, लेकिन सेकेंड वेव में जो चैलेंज सामने आए वो सर्वविदित ही हैं। ऑक्सीजन से लेकर के बेड की मारामारी, बहुत सारी मेडिसिन की नॉन अवेलेबिलिटी, रेट्स बहुत हाई होना, ये सारे चैलेंजेस थे जो हम सब ने फेस किए। इसके अलावा थर्ड वेव में भी कुछ टेस्ट को लेके चैलेंजेस थे कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग थे, बीमार थे, इतने ज्यादा पेशेंट्स थे कि टेस्ट समय पर ना हो पाना, रिपोर्ट समय पर ना हो पाना, उस तरह के चैलेंजेस थे। लेकिन हाँ, थर्ड वेव में एक तरह की राहत जरूर रही कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम था। लोगों को मैनेज हम आसानी से नॉर्मल साधारण सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के जरिए घर पे भी करा पाए, और बहुत सारे पेशेंट्स जिनको कि घर पे हम ठीक कर पाए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह की चीज थर्ड वेव में बहुत सारी सामने नहीं आई और हम आसानी से इसको काफी हद तक काबू में कर पाए, और अब देखा जा रहा है कि संख्या भी काफी कम हो गई है मरीजों की। तो इस मामले में तीसरे वेव में हमें बहुत सारी मुसीबतों या मुश्किल का सामना नहीं कर पड़ा, लेकिन फिर भी हमने अपने अस्पताल की तरफ से सब तरह की सुविधाओं का इंतजाम पूरी तरह से किया था। कोविड वार्ड हमने अलग बनाए, हमारे कोविड के स्टाफ अलग थे, और इसके अलावा मरीजों को अगर होम क्वारंटीन या घर पे किसी तरह की सर्विसेज अवेलेबल कराना है तो उस तरह का भी हमने सुविधा अपने अस्पताल की तरफ से मुहैया कराई लोगों की, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। एक कोविड किट कंप्लीट हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध थी कि जिसमें सभी तरह की जरूरी सामान जो कि कोविड के मरीज की देखभाल के लिए जरूरत है वो हम दे पाए। और अब हम अपने यहाँ RT-PCR टेस्ट भी हमने अवेलेबल कराया है पिछले लगभग 20 दिनों से। तो अब हमारे यहाँ ये टेस्ट भी अवेलेबल है, तो हमें किसी भी तरह की अब टेस्ट से लेकर संबंधित मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और ऑक्सीजन की जरूरत, खुशकिस्मती है हमारी, फॉर्चुनेट है कि इस बार हमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी मरीजों के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये, क्योंकि सेकेंड वेव में जब अस्पतालों में बेड्स की कमी हुई तो सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं, या यूं कहे कि जो सरकारी महकमा है, उसकी डिपेंडेंसी प्राइवेट अस्पतालों पर और बाकी संस्थानों पर भी पड़ी। होटल्स या यूं कहें रेस्टोरेंट से भी कहा गया कि भाई जो आपके पास कमरे हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करिए या बेड्स में तब्दील करिए। एक प्राइवेट अस्पतालों का अपना एक प्रबंधन और उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं जनता के प्रति, तो वो सामंजस्य कैसे स्थापित हो पाया सरकारी महकमे और
जो अपने अपने संस्थान या अपने अपने संगठन लोगों के हैं, उसमें क्या कुछ चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग बहुत सारी चीजें थी, बेड की अवेलेबिलिटी से लेकर के, इंटर स्टेट पेशेंट्स को एडमिट करने से लेकर के, बीइंग नियर, वेरी नियर टू दिल्ली, हम दिल्ली के बहुत पास हैं, तो दिल्ली के भी बहुत मरीज, आप सब जानते हैं कि दिल्ली में कुछ इस तरह की मुश्किलें थी, ऑक्सीजन की कमी से लेकर, बेड की कमी से लेकर के, उस तरफ के मरीज बहुत इस तरफ कूच कर रहे थे हमारी तरफ, तो उनको संभालना, उनको भी सर्विसेज देना, सेवाएं देना, ये थोड़ा-सा मुश्किल था कि हम अपने प्रदेश वालों को सेवाएँ दें या दिल्ली वालों को सेवाएँ दें। जी। लेकिन हमारे प्रबंधन ने काफ़ी अच्छी तरह से इसमें सामंजस्य बिठाया और खुशकिस्मत हैं हम कि हम हर ज़रूरतमंद मरीज़ को वो सेवाएँ दे पाए जो हम देना चाहते थे। हालाँकि कुछ चीज़ें रहीं ऑक्सीजन को लेकर के, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट स्पेशली हमारे हॉस्पिटल में था, तो हमें इतना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और जी। हम काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की कमी भी कुछ अपनी तरफ से और कुछ सरकारी अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरी कर पाए। दवाइयों से संबंधित भी हमने काफ़ी हद तक, क्योंकि पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ था कि वो दवाइयाँ जो ज़रूरी हैं, जो लाइफ सेविंग हैं, वो हमारे यहाँ उपलब्ध हों, जिससे कि किसी भी तरह की मरीज़ को इमरजेंसी सेवाओं में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और भी बहुत सारी बेड्स को लेकर भी हमने अपनी कैपेसिटी थोड़ी-सी इंक्रीज़ करी, जिससे कि हम किसी भी मरीज़ को खाली हाथ वापस ना जाना दे पाएँ। कम से कम इमरजेंसी में हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि उसकी लाइफ सेव हो सके। क 2-4 घंटे के लिए ही सही, चाहे इमरजेंसी में रूम में रखें, चाहे ट्रॉली पे रखकर उसको हम ट्रीटमेंट दे पाएँ एक बेसिक, और फिर घर पर हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू मरीज़ों से संपर्क रखा, जिससे कि हम हर तरह की सेवाएँ अपनी तरफ से मरीज़ को दे पाएँ। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने ज़िक्र किया दवाइयों का, हमने देखा जिस वक़्त सेकंड वेव थी उस वक़्त बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी, काफ़ी किल्लत उसकी हुई और उससे काफ़ी मरीज़ परेशान भी हुए। और चूँकि तमाम जो प्राइवेट अस्पताल हैं या प्राइवेट संस्थान हैं स्वास्थ्य सेवाओं के, वो डेडिकेटेड थे तमाम सरकारी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके प्रति। और चूँकि देखिए सरकारी व्यवस्थाओं में सरकारी या यूँ कहें कि प्रशासनिक तौर पर भी बहुत आलोचनाएँ भी उस वक़्त सामने हुई थी, क्योंकि लोग परेशान थे, जनता सवाल पूछ रही थी। ऐसे में सामंजस्य बैठाना वाक़ई एक चैलेंजिंग काम तो था, लेकिन दवाइयों को लेकर एक बड़ा ऊहापोह की स्थिति रही। जैसे रेमडेसिविर की जो बात चल रही थी उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा कालाबाज़ारी हुई। तो कहीं न कहीं ये इस तरह के भी चीज़ें ये हो रही थी कि जो प्राइवेट संस्थान हैं वो उसको स्टोर कर रहे हैं और उसकी कालाबाज़ारी कर रहे हैं। हालाँकि बड़े स्केल पर अगर देखा जाए और लार्जर स्केल अस्पतालों में किस तरह से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही थी कि भाई अब आम जनता को, क्योंकि सरकार के प्रति भी जवाबदेही है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, तो आप लोगों के सामने ये कितना बड़ा एक चुनौती के तौर पर एक मुद्दा था, एक सवाल था, और इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, जहाँ तक रेमडेसिविर की बात है और कुछ और लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात है, वो सारा प्रबंधन लोकल अथॉरिटीज ने अपने हाथ में लिया हुआ था जी। और बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज किया गया। हमारी तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से एक डेली की रिक्वायरमेंट जाती थी कि इन मरीजों को रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट है। फिर एक्चुअली किनको रिक्वायरमेंट है और कितनी सही रिक्वायरमेंट है, ये डिसाइड होता था हमारी लोकल अथॉरिटीज द्वारा, सिविल सर्जन ऑफिस द्वारा, और फिर हमें समय पर वो अवेलेबिलिटी रेमडेसिविर की हो जाती थी। तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। शुरू में ज़रूर थोड़ी-सी हिच थी अवेलेबिलिटीज़ की, लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा-सा समय बीतता गया, ये सब कुछ लाइन पर आता गया और इसमें किसी तरह की बाद में हमें बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। जी। डॉक्टर साहब, अगर मौजूदा हालातों की बात करूं तो चूंकि आपने पहले भी बताया कि भाई दिल्ली से लगता ज़िला हरियाणा का सोनीपत है, और इसलिए भी थोड़े चुनौतियां सोनीपत के लिए, सोनीपत की जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दिल्ली के भी कई मरीज वहां पर इलाज के लिए आते हैं। आज के दौर में जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी ओमिक्रॉन की नहीं है, हालांकि संक्रामकता बहुत ज़्यादा है, अब ऐसे में फिलहाल सोनीपत के हालात पर नज़र डालें, चाहे सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हों या फिर प्राइवेट जो अस्पताल या फिर जो भी स्वास्थ्य संस्थान है, क्या अब सेकेंड वेव जितनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ये जिला क्या तैयार दिखता है? काफ़ी हद तक तैयार है। सेकंड वेव में हमने जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मैंने जैसा अभी कहा कि शुरू में ज़रूर हमें थोड़ा-सा इंतज़ाम करने में समय लगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में काफ़ी हद तक लाइन पर सोनीपत जिले में तो
आ ही गई थी, हमें बाद में बेड्स के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। जी। ऑक्सीजन के लिए भी हमें भले ही थोड़ा-सा विजिलेंट रहना पड़ता था, रिक्वायरमेंट टाइम से भेजनी पड़ती थी, लेकिन अवेलेबिलिटी में कहीं कोई चूक नहीं हुई। और थर्ड वेव में भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि ओमिक्रॉन काफ़ी हद तक सिवियरिटी नहीं है ओमिक्रॉन में, जी। तो हम ओमिक्रॉन के लिए तो अच्छी तरह से तैयार थे, बल्कि इस बार हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम रहा, हार्डली 10 से 15% रहा और इतनी सिवियरिटी भी नहीं थी। ऑक्सीजन की ज़रूरत इस बार बहुत कम मरीजों को पड़ी। जी। तो इस बार हम काफ़ी हद तक तैयार थे, हमने बहुत सबक दूसरी वेव से सीखा और जहाँ तक हो सकता था, अगर इस तरह की कोई मुश्किल आती भी सेकंड वेव की तरह, तो हम शायद उसका सामना कर पाते इस बार। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए, जो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है क्योंकि जो भी संगठनात्मक तौर पर वो लोग जो सरकारी सेवाओं में नहीं थे, क्योंकि सरकारी जो सेवक थे वो तो लगातार काम कर रहे थे और जवाबदेही भी, सवाल भी उनसे हो रहे थे, लेकिन चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या फिर तमाम तरह के एनजीओज या तमाम तरह के वो लोग जिन्होंने अपने अपने संगठन के तौर पर, संगठनात्मक तौर पर जिम्मेदारी निभाई और पूरा सहयोग सरकार को दिया, इस महामारी के खिलाफ आम लोगों के हित में काम किया। बहुत सारे समझौते या कॉम्प्रोमाइज यूं कहें कि उनको अपने निजी तौर पर करने पड़े। अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो पूरी डेडिकेशन थी सरकार के प्रति, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति। अब चूंकि व्यवस्थाएं पटरी पर लौट रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि पूरे एक स्वास्थ्य महकमे को देखते हुए, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, कुछ अपेक्षाएं रहती हैं सरकार से कि अब इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, हमें इस तरफ काम करना होगा? डेफिनेटली मैं मतलब एक ज़रूर मुद्दा यहाँ पे उठाना चाहूँगी कि जहाँ तक सरकारी रेट्स की जो कैपिंग थी, जी। वो हम सबको उस संबंध में लेकर ज़रूर मुश्किलें सामने आई, क्योंकि खर्चा अगर एक मरीज़ को अस्पताल में रखने का खर्चा अगर हम सोचें, तो वो कहीं ज़्यादा है जो सरकार ने कैपिंग करी। जी। पीपीई किट अगर हम 1 दिन में इस्तेमाल की बात सोचते हैं, तो 1 दिन में अगर हमारी स्टाफ की 3 शिफ्ट होती हैं जी। और एक बार में अगर 2 या 3 स्टाफ से कम में काम नहीं चलता, अगर आप आईसीयू लें, तो आईसीयू में भी एक टाइम में 2 स्टाफ होता है। तो एक यूनिट में एक टाइम में कम से कम 5 या 6 स्टाफ होते हैं और एक पीपीई किट अगर बहुत इफेक्टिव और चीप इकोनॉमिक अगर हम पीपी किट की भी बात करते हैं, तो वो 300 से कम एक पीपी किट नहीं आती। जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शिफ्ट में अगर 5 पीपी किट इस्तेमाल हो रही हैं, तो एक दिन में कितनी पीपी किट इस्तेमाल होती हैं। जी। वो खर्चा, सैनिटाइजर का खर्चा, साफ सफाई, फ्यूमिगेशन, ये सब हम जो सरकार अपने हॉस्पिटल में मेंटेन कराते हैं, वो मुझे लगता है कि सरकारी सेवाओं से कहीं किसी हद तक तो बेहतर होता है, क्योंकि हम उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, मरीज के खाने से संबंधित, डाइट से संबंधित। जैसे हमने अपने हॉस्पिटल में ही जिस तरह की डाइट एक कोरोना के मरीज को देनी चाहिए थी, जिसमें कि प्रोटीन डाइट भी होती है, जिसमें हमने दूध हल्दी वाला भी इस्तेमाल किया, जिसमें हमने ग्रीन टी भी इस्तेमाल करी, तो इस तरह की डाइट देने में भी एक खर्चा है। तो हमें कुछ खर्चे में ये काम करना और ये सेवाएं देना, ये काफी मुश्किल था और ये मेरी सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि अगर वो सेवाएं हम उन्हें उस तरह की दे पा रहे हैं, तो केपिंग को लेकर के सोचना चाहिए और रेट्स थोड़े से ऐसे जेन्युइन रखने चाहिए कि हम अपनी सेवाएं आगे भी सुचारू रूप से दे पाएं। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब जो हालात हैं, क्या बतौर डॉक्टर, चूंकि वैक्सीनेशन जो है बड़े स्केल पर भारत में हो रहा है, अब 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, किशोर हैं, उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जो चुनौतियां हैं, सरकार बार बार कहती है, प्रशासन बार बार कहता है कोविड नॉर्म्स का आप पालन करें। फिलहाल की स्थिति से, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने जिस तरह से बात कही कि ओमिक्रॉन जो है वो अंत नहीं है कोरोना का, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि सबसे बड़ा बचाव अपनी सुरक्षा में ही है। जो कोविड प्रोटोकॉल हैं, कोविड के नियम हैं कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, एक सुनिश्चित दूरी बना के रखें, मार्केट में भीड़ से बच के रहें, जहाँ तक हो सके अपनी ज़रूरतों को एक समय में पूरा करें, उसी ज़रूरत के लिए बार-बार आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि कोविड एक चुनौती ज़रूर है जो अभी आगे आने वाले 1-2 सालों तक अभी खत्म होने में नहीं है। हो सकता है सिवियरिटी ज़रूर कम हो जाए, लेकिन हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए
कोविड के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए जी। आप लोग अपने आप को सामने लाएं, आगे लाएं। हमारी भारतीय सरकार ने बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाया है और इसमें हमें पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए। इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में, जैसे कि एक शुगर का मरीज सोचता है कि जी हमें शुगर की बीमारी है या हमें हार्ट की बीमारी है तो हमें वैक्सीन नहीं लगवानी। ये बिल्कुल सोच उल्टी है। आपको अगर किसी भी तरह की कोई और बीमारी है और वो अनकंट्रोल है तो जी। अपनी उस बीमारी के लिए दवाइयां नियमित रूप से लें, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, समय पर सलाह लें और वैक्सीन जरूर लगवाएं क्योंकि आपको खतरा ज्यादा है। जी। और अब क्योंकि बच्चों के लिए भी अवेलेबल है तो किसी भी तरह के डर को दूर करें और समय पर वैक्सीन लगवाने से आपका बचाव इस हद तक जरूर हो सकता है कि बीमारी का एक गंभीर रूप आपके अंदर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये भ्रांति भी है लोगों में कि हमें तो वैक्सीन लगी हुई है जी, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमें कोविड नहीं हो सकता। जी। तो ऐसा नहीं है। कोविड होने की संभावना रहती है वैक्सीन लगाने के बाद भी, जी। लेकिन उससे लड़ने के लिए आपके अंदर आर्मी तैयार हो चुकी है। इतना डिफरेंस जरूर आ जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और शुक्रिया इसलिए भी जिस तरह से तमाम लोगों ने अपनी भागीदारी कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में सुनिश्चित की है, और तमाम उन निजी संस्थानों की तरफ से भी, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं के संस्थान हो या बाकी किसी क्षेत्र के तमाम संगठन हो जिन्होंने इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि जो मांग आप उठा रहे हैं वो भी सरकार प्रशासन तक पहुंचे और उस पर भी समाधान निकले। फिलहाल ई संचार में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।